हेलो फ्रेंड्स। ये जो टॉपिक है आपका स्टेट एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्पल, ये पॉलिटी से कनेक्टेड है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं टू फ्री हिंदू टेम्पल्स, मतलब स्टेट कंट्रोल जो भी है हिंदू टेम्पल्स पे अंडर हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट लॉज, उसके अगेंस्ट मूवमेंट हो रहा है उसके लिए। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखें, अगर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने का, तो उसमें सबसे पहले आपका है आर्टिकल 25 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि अलाउ करता है स्टेट टू रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट किसी भी तरह का इकोनॉमिक हो या फिनेंशियल हो या पॉलिटिकल या बाकी सेकुलर एक्टिविटीज़। साथ में ये प्रोवाइड करता है फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म। दूसरा आर्टिकल जो इससे रिलेट करता है वो है आपका आर्टिकल 26, जो कि प्रोवाइड करता है ऑल कि सारे रिलीजियस डेनोमिनेशन को ये फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर को खुद मैनेज कर सकें। इसमें आपका आता है इस्टेब्लिश करना किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, अगर आप रिलीजियस रीज़न के लिए या चैरिटेबल रीज़न के लिए बनाना चाहते हैं। दूसरा कि आप अपना जो रिलीजियस अफेयर है खुद मैनेज कर सकते हैं। तीसरा ये प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। और चौथा कि आप उस प्रॉपर्टी को कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है वो आप पे डिपेंड करेगा। तीसरा जो है ये एंट्री 28 जो कंकरेंट लिस्ट है स्केड्यूल 7 का, उससे कनेक्ट करता है, जिसमें बात की गई है कि जो एंट्री 28 जो कि बात करता है चैरिटीज़, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस एंडाउमेंट का। तो 3 आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और एंट्री 28 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का। साथ में आपको एक और बात ध्यान देनी है कि स्टेट के पास ये भी पावर है कि वो किसी कैन रिस्ट्रिक्ट द राइट्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 25 एंड 26। किस ग्राउंड पे? कुछ ग्राउंड्स है जिस पे आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में दिए गए जो फ्रीडम है उसको स्टेट रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो गया या मॉरलिटी एंड हेल्थ, इन रीज़न से वो रेगुलेट कर सकती है। अब बात है कि क्या स्टेट के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो इंटरवीन कर सके जो हमारे रिलीजन में है या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टेम्पल्स के मैनेजमेंट में हो। तो पहला रीज़न तो यही है कि सोशल रिफॉर्म, जैसे कि कुछ भी अगर वैसा कोई ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हो रही हैं, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो उस एंगल से स्टेट को अलाउ कर देना चाहिए। दूसरा है कि इंडियन सेकुलरिज्म, जो हमारे इंडियन सेकुलरिज्म है का जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से बहुत अलग है। वो इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म की तरह नहीं है, जहाँ पे स्टेट और रिलीजन को टोटली अलग माना गया है। हमारे देश में टोटल स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है रिलीजन और आपका स्टेट के बीच में। तीसरा कि एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल। कई बार ऐसा होता है कि टेम्पल्स इतने बड़े हो जाते हैं, इतने उनके पास पैसा होता है या उनका मैनेजमेंट करना इतना मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में भी स्टेट का इंटरवेंशन सही है। जैसे कि चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट एग्जिस्ट करता है फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन प्रिजर्वेशन ऑफ टेम्पल एंड एंडाउमेंट प्रॉपर्टी। हमारे टेम्पल्स के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो कई बार स्टेट को उसके लिए भी इंटरवीन करना पड़ता है। चौथा रीज़न है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ फंड्स। देखिए हमारे जो टेम्पल्स हैं वो कई टेम्पल्स बहुत पुराने हैं, बहुत रिच हैं, उनके पास बहुत सारे डोनेशन आते हैं। तो उस केस में ये भी देखा गया है कि टेम्पल के पास बहुत सारा वॉल्यूम हो जाता है फंड्स का, और उनके लिए मैनेज करना उतना इजी नहीं होता। इस केस में भी स्टेट सेवरल टेम्पल्स इन इंडिया मैनेज साइजेबल अमाउंट्स ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स। तो उस सेंस में भी गवर्नमेंट का ओवरसाइट जरूरी है ताकि किसी तरह का फ्रॉड या फिनेंशियल इरेगुलरिटी या उसका मिसयूज़ ना हो। पांचवा रीज़न है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्पल फॉर लोकल इकोनॉमी। हमारा जो टेम्पल है वो सिर्फ पूजा घर की तरह नहीं है, बल्कि उसका मल्टीपल यूज़ होते आ रहा है। हमारे हिस्टोरिकली अब पर्सपेक्टिव से देखो तो टेम्पल सिर्फ एक पूजा करने की जगह नहीं, बल्कि वहाँ पे लोग मिलते थे, शादियाँ होती थी, कोई फेस्टिवल हुआ तो वो सब होता था। तो टेम्पल एक इकोनॉमी बन जाती है, खुद में एक इकोनॉमी है जो कि एम्प्लॉयमेंट देती है लोगों को, लाइवलीहुड देती है, जैसे कि प्रिस्ट हो गया, आर्टिस्ट, परफॉर्मर, फ्लावर, पूजा मटेरियल। तो इसका एक अलग इकोनॉमी है, टेम्पल का खुद का एक अलग इकोनॉमी है। अब बात करते हैं कि इश्यूज़ क्या क्या हो रहे हैं पर्टेनिंग टू स्टेट इंटरफेरेंस इन द मैटर ऑफ टेम्पल मैनेजमेंट। पहला है डिस्क्रिमिनेशन रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन, मतलब कि जो अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो गवर्न नहीं होते बाय एनी सिमिलर
गवर्नमेंट इनैक्टमेंट, मतलब आर्टिकल 14 और 15 इससे वायलेट होगा। मतलब कि अगर आप एक रिलीजन को रेगुलेट कर रहे हो तो दूसरे को भी इक्वली आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये गलत है अंडर आर्टिकल 14 एंड 15। उसी तरह दूसरा पॉइंट है कि ब्रिज करना जेंडर गैप, मतलब कि देखा गया है कि टेम्पल में विमेन या ट्रांसजेंडर का रिप्रेजेंटेशन कम है, जो कि गलत है। ये जो जेंडर गैप है जो टेम्पल है उसमें इसका विमेन का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। सोसाइटी चेंज हो रही है तो उसके साथ साथ हमारे टेम्पल को भी चेंज होना पड़ेगा। तीसरा फैक्ट है जो इशू वो है पॉलिटिसाइजेशन एंड लैक ऑफ स्पिरिचुअल कंटेंट, मतलब कि जो हमारे टेम्पल बोर्ड्स या ट्रस्ट्स हो गए हैं उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन या पॉलिटिकल मोटिव देखने को मिल रहा है। मतलब कि इंस्टेड ऑफ बीइंग अ स्पिरिचुअल एरिया ये एक पॉलिटिकल एरिया भी बनते जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो करेक्ट प्रैक्टिसेस हो रहे हैं इन मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल एंट्री प्रॉपर्टी। देखिए जो टेम्पल है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है और साथ में बहुत बड़ा मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होता है उन सारे चीज़ों को मैनेज करने में। तो कई बार ऐसे भी चीज़ें सामने आती है कि करप्शन हो रहा है इन मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल प्रॉपर्टी। लोग अपनी श्रद्धा से अपने स्पिरिचुअलिटी से कुछ डोनेशन करते हैं और जरूरी है कि उसका सही यूटिलाइजेशन हो, उसका मिसयूज़ ना हो, उसमें कोई करप्शन ना हो। अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो उसमें पहला है कि जो जनरल पब्लिक पार्टनरशिप, मतलब कि स्टेट ऊपर से चीज़ें डाले उससे अच्छा है कि जो पब्लिक है उसको पार्टिसिपेट करवाया जाए ताकि उनकी श्रद्धा भी मेंटेन हो और उनका भागीदारी भी बढ़े इन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। दूसरा है कि बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन इंटरनली, मतलब कि ऊपर से कुछ लॉज रेगुलेशन लाने के बजाय जरूरी है कि जो टेम्पल बोर्ड है उसको और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव, स्ट्रॉन्ग और करप्शन फ्री बनाए। इसमें जो बाकी मेंबर्स हैं जैसे कि अलग अलग टेम्पल की जो खुद की अपनी इकोसिस्टम है उसके जो अलग अलग लोग हैं जैसे मट्स, ट्रस्टीज़, रिसर्चर्स, एकेडेमियंस, ये जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं इनको इन्वॉल्व करने का। तीसरा पॉइंट है कि जो टेम्पल है उसको क्लब करने का ऑन द बेसिस ऑफ हब एंड स्पोक मॉडल, यानी कि मतलब कि कुछ जो टेम्पल्स हैं वो बहुत बड़े हैं और कुछ टेम्पल बहुत छोटे हैं, उनको सस्टेन करने में मुश्किल आती है। तो हो सकता है कि जो बड़े टेम्पल हैं वो छोटे टेम्पल को सपोर्ट करें, तो इस तरह क्लब टेम्पल ऑन द बेसिस ऑफ हब एंड स्पोक मॉडल। चौथा है कि एनहांस करना ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग, मतलब कि गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करेगी या कैसे रेगुलेशन करेगी उसमें भी ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि रिस्ट्रिक्ट करना रोल ऑफ एचआर एंड सीई डिपार्टमेंट। तो इस तरह से हमने समझा कि कैसे स्टेट जो है या जो भी रिफॉर्म है टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन में वो कैसे लाया जा सकता है और कैसे स्टेट जो है सस्टेनेबली चीज़ों को देख सकती है। अगर बाकी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हम देखें जो कि आप कोट कर सकते हो अपने आंसर में, वो है एन आदित्यन एंड ट्रेवनकोर देवस्वम बोर्ड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओपन किया था प्रिस्टहुड इन पब्लिक टेम्पल इंक्लूडिंग ब्राह्मणिकल वन, मतलब कि ये जो कास्टिज्म के अगेंस्ट कि सिर्फ ब्राह्मण ही बनेगा प्रिस्ट, इसके अगेंस्ट ये जजमेंट था कि कोई भी कास्ट का प्रिस्ट बन सकता है। उसी तरह रतिलाल एंड स्टेट ऑफ बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि पावर टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इन द इवेंट ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी टर्म्ड एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 26, मतलब कि किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव अगर गड़बड़ी कर रही है जो मैनेजमेंट है टेम्पल की, तो उस केस में जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वो आर्टिकल 26 को डिफाइन नहीं कर रहा। उसी तरह सिरूर मत केस को आप स्टडी कीजिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एंड स्टेट ऑफ तमिलनाडु को स्टडी कीजिए, और लास्टली केरला का जो पद्मनाभा स्वामी टेम्पल केस है इसको भी ध्यान में रखिए। ये जो केरला का पद्मनाभा स्वामी टेम्पल केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया था ट्रेवनकोर रॉयल फैमिली को राइट टू मैनेज द टेम्पल, मतलब कि इनके पास ये ट्रेडिशनली यही लोग कर रहे थे तो इनको ये राइट दिया गया। इट ऑल्सो डायरेक्टेड द सेटिंग अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़ फॉर इट्स मैनेजमेंट। तो इस तरह से हमने अलग अलग जो कोर्ट के रूलिंग है वो भी देख लिया। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक टोटली कवर हो गया। थैंक यू।